नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर जी, जिनसे हम कृषि बिल और उनसे जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह किसान बिल की ही चर्चा हो रही है। इस पे आपका क्या कहना है और इससे किसानों को क्या फ़ायदे होंगे? श्वेता जी, धन्यवाद। मैं आपको चैनल को मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये देश के आज़ाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन किसान को आज़ादी सही मायने में ये 3 बिल पास होने के बाद मिली। ये तीनों जो ऑर्डिनेंस आए हैं, जो अब अधिनियम बन गए हैं, इसके बाद मिली है। उसका कारण है, इसके पास होने से पहले देश का किसान तरह तरह की बाधाएं, प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ था। एक, यदि उत्तर प्रदेश के किसान को, बागपत के किसान को सोनीपत की मंडी में अधिक दाम मिल रहा है धान का या गेहूं का, तो वो नहीं जा सकता था। जाता था तो डंडे भी पड़ते थे, चालान भी होते थे, ट्रैक्टर भी सीज होते थे, वाहन। इसी तरह सहारनपुर का यमुनानगर नहीं जा सकता था। एक प्रदेश का ही नहीं, एक जिले का दूसरे जिले में भी नहीं बेच सकता था, और जिले के अंदर भी प्रतिबंध था। केवल मंडी के नोटिफाइड एरिया में, या जो यार्ड नोटिफाइड मंडी अधिनियम में कर रखा है, कि वहीं बेच सकते थे लाइसेंसधारी को, बाहर नहीं था। तो मैं नहीं समझता, जो भी अपना उत्पादन पैदा करता है उसको अपना मूल्य जहां चाहे वहां बेचने की आज़ादी है। किसान के साथ इस तरह के प्रतिबंध क्यों? हमारा दूसरे प्रदेश में ज़्यादा मूल्य है, नहीं बेच सकते। दूसरे जिले में ज़्यादा है, नहीं बेच सकते। मंडी से बाहर नहीं बेच सकते। तो इस तरह के प्रतिबंधों से जकड़ा हुआ था, और इनको इस जो 3 बिल आए हैं हमारे, पहला फ्री ट्रेड। आज किसान स्वतंत्र है इन बिलों के पास होने के बाद, जहां चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे बेच सकता है। तो इसमें केवल जो प्रतिबंध थे, इंटर स्टेट प्रतिबंध या इंट्रा स्टेट प्रतिबंध या अंतर जिला, ये सबको समाप्त करने का काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मंडी में किसान जाता था तो 2 चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक तो उसका आने जाने में समय लगता था। गरीब किसान, छोटा किसान है, एक दिन की मजदूरी खत्म हो गई। मंडी में जाके मूक दर्शक की भूमिका में वो रहता था। समय के साथ साथ उसकी जो किराया लगता था, और जो अपना अनाज सामान लेता था उसका किराया लगता था, उसकी बचत हो गई। और तीसरा, जो वहाँ टैक्स देना पड़ता था उसे, उसकी बचत हो गई। किसान को अब बिचौलिए कम करने के बाद, इससे थोड़े बिचौलियों की भूमिका कम होगी, और जो प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, और जो ऐसा करने वाले हैं जिससे वैल्यू एडिशन अधिक हो, उनको बढ़ावा मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में 300 और पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसान मिलकर एक एफपीओ का गठन कर सकते हैं। सारी सुविधाएं एफपीओ को नाबार्ड द्वारा दी जाएंगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी किसानों को वहां अच्छे बीज खाद उपलब्ध कराए जाएंगे, किसानों को धन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ऋण उपलब्ध कराया जाएगा सस्ते उस पर, और एक्सपोर्ट तक की उनको सब जानकारी दी जाएंगी। किसान का जो संगठन है, एफपीओ हैं या कम्युनिटी बेस्ड संगठन है या सहकारी समितियां हैं, वो सब इस काम को कर सकती हैं। ये ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना कर सकती हैं, ये अपना वहाँ शीत गृह बना सकती हैं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस स्थापित कर सकती है, प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकती हैं। इसके लिए उनको कोई पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी यदि इस काम को करेगा, उसको पैन कार्ड की तो आवश्यकता है। दूसरा, किसान को वो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना होगी, उसी जगह से ये पता चलेगा देश में कहाँ क्या रेट है, उसको सही रेट मिलेगा। एक नेशन वन मार्केट का जो वो है, वो सिद्धांत वो पूरी तरह से लागू। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपना देश ऐसा है जहाँ लघु सीमांत किसान बहुत हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों की आय 22 तक दोगुनी करेंगे, और इस देश की अर्थव्यवस्था को 24 तक $5 मिलियन तक ले जाएंगे। और ये कहानी, इसके लिए एक रोड मैप दिया। तो देश जब आज़ाद हुआ था
तब 75% लोग खेती करते थे और कृषि का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में 51.8% था। मोदी जी आए, 60 साल इन्होंने राज किया, तो स्थिति यह हो गई कि 13% और 18% के बीच झूलता रहा और विश्व की अर्थव्यवस्था में जो 25% योगदान था वो 3 से नीचे नीचे रहा। तो जब तक देश समृद्धशाली जब होगा, जब किसान समृद्धशाली, इस बात को मोदी ने समझा, इसलिए उन्होंने तमाम योजनाएं, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, सारी जितनी योजनाएं हैं उन्होंने शुरू की। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्म भारत ये विशेष पैकेज दिया कोरोना के टाइम में, उसमें 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार करने के लिए दिया है। ये जो सूक्ष्म यूनिट प्रोसेसिंग की लगेंगी, इसके लिए 10,000 करोड़ दिया है। मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ दिया है। पशुपालन डेयरिंग की प्रोसेसिंग के लिए 15,000 करोड़ दिया है। हर्बल प्लांट्स के लिए 4,000 करोड़ दिया, मेडिसिनल प्लांट के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए अलग से बजट दिया है, ताकि इसको जमीन पर उतार कर किया जा सके। देखिए, बिचौलियों को समाप्त करा और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया और इसी एक्ट में परिवर्तन किया, क्योंकि इनको बाहर करने का काम किया, इन तीनों को इसलिए किया है। सर, विपक्ष हमेशा इस बात का आरोप लगा रहा है कि इस बिल पे अच्छी तरीके से चर्चा नहीं हुई या इस बारे में उस विपक्ष को पक्ष में नहीं लिया गया, उनको इसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से नहीं दी गई। सर, इस पे आपका क्या कहना है? 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा है या 50 साल उन्होंने सरकार चलाई अकेले, 10 साल औरों के समर्थन से। यदि देश में गांवों से कुटीर उद्योग खत्म हुए जो कृषि से जुड़े हुए थे, उसके लिए ये जिम्मेदार। देश की 54% जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे, ये भी तो करा सकते थे कि जैसे अब ड्रिप सिस्टम से सिंचाई हो रही है, ये इसके लिए जिम्मेवार। देश में यदि 22% तक आफ्टर हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं, भंडारण की व्यवस्था नहीं की, प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं की, 92,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है, उसके लिए ये जिम्मेवार 60 साल तक जिन्होंने किया। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो लागत का 1.5 गुना देने की 6 में आ गई थी, 5-6 साल इन्होंने अपने बस्ते में दबा कर रखा, उसके लिए ये जिम्मेवार, उसका जवाब इन्हें देना चाहिए। और अब 19 के इलेक्शन में इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ट्रेड को फ्री कर देंगे, खोल देंगे, अब उसका विरोध यू टर्न लेके विरोध कर रहे हैं, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो क्यों इन्होंने 6 साल तक दबा के रखी उस रिपोर्ट को? उसके लिए ये जिम्मेदार है, किसानों को लागत का 1.5 गुना इन्होंने नहीं दिया, मोदी जी ने आके लागू किया। किसानों का अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, और जिस तरह का ये आंदोलन चलाने की कोशिश करें, किसान गुमराह होने वाला नहीं। कि विपक्ष ये कहता है कि साहब, कानून बनाने का अधिकार तो राज्यों को है, कृषि पर कैसे बना दिया? भाई, 3 तरह के संविधान में 246 आर्टिकल के शेड्यूल 7 के 14 आइटम पे है ये कृषि। और मैं मानता हूं कृषि के कानून राज्य बनाता है, लेकिन प्राइस कंट्रोल, ऋण, व्यवसायीकरण, मार्केटिंग, भंडारण, प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे इन पर कानून समवर्ती सूची में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में। केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, और जरूरत नहीं थी केंद्र को बनाने की। लेकिन केंद्र की योजना लागू कहां कर रही थी? पीएम आशा योजना इन्होंने लागू नहीं की राज्यों में। बहुत राज्यों ने किसान सम्मान निधि नहीं दी, तब ये कानून बनाने की जरूरत पड़ी। और जब केंद्र का कानून बनता है, वो राज्यों पर प्रवेल करता है, ये भी संविधान में स्पष्ट। तो एक तो ये बिल्कुल साफ बात है। दूसरी चीज ये है, यहां इन्होंने पंजाब का हवाला दिया। पंजाब में पिछले साल का देखो, 80, मैं समझता हूं करीब 80,000 करोड़ का इनका खरीद हुआ था मंडियों के द्वारा। 5,000 करोड़ मंडियों में गया वो पैसा, केंद्र नहीं दिया, एफसीआई ने खरीद करी थी। 5,000 करोड़ मंडियों पे जाए, क्योंकि 8.5% टैक्स लेते हैं, है किसानों की जेब से। जब ये कहा केंद्र ने कि लाओ हमें वो दो, अपने ये कार्ड, अकाउंट नंबर दो किसानों की जिनका खरीद हुई है, उनके दे लेंगे, तो देने में आनाकानी करी इन्होंने, बहुत लंबे टाइम तक लटकाए रखा। तो ये केवल अपना ये लाभ देख रहे हैं कि हमें जो 5,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है, यहाँ के बिचौलियों को नुकसान होने जा रहा है, तो वो बड़े प्रभावशाली हैं, वो आंदोलन वो करा रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही आंदोलन जैसा सीएए के द्वारा हुआ था, लोगों को गुमराह करने। किसान गुमराह होने वाला नहीं है।
सर, जैसा कि आपने कहा कि लघु और सीमांत किसान हमारे यहाँ हैं, हमारी ये छोटी छोटी ज़मीनों पे बोते हैं, बहुत गरीब हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जान पाएंगे? उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे कानून किसान के पक्ष में हैं। यदि किसान असफल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, किसान ने यदि एडवांस कुछ लिया है, केवल एडवांस ही वसूला जा सकता है, ना तो किसान की ज़मीन के स्वामित्व पर, लीज पर कुछ नहीं, ज़मीन पर कोई आंच आएगी, ना कोई ब्याज देना पड़ेगा। केवल जो एडवांस ले लिया है केवल वो वसूला जा सकता है। यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले ने, व्यापारी ने, उसने गलती कर दी असफल होने पर, उस पर 1.5 गुनी पेनल्टी होगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। सारा किसान के पक्ष में है, पूरा बना के दिया ड्राफ्ट, उसी को करना होगा। सर, हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या कोल्ड स्टोरेज की है कि वो अपना माल कहाँ पर रखें। क्या बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारा अधिकार उस पर कर लेंगी और सारी चीज़ें माल अपने पास स्टोर करके उसको मनमाने दामों पर बेचेंगी? ऐसा है, सरकार का नाबार्ड मदद करेगा। किसानों का मैदानी क्षेत्र में 300 किसानों का एक ग्रुप बनेगा जिसे एफपीओ कहेंगे, और पहाड़ी क्षेत्र में 100 किसानों का। उनको वो सारी सहायता, उन्हें कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, वो सारी सहायता नाबार्ड देगा जिसकी आवश्यकता है। यहाँ तक वहाँ से लगा के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, पहले वोकल फॉर लोकल और फिर लोकल टू ग्लोबल। वो अपना मार्केटिंग, ब्रांडिंग, भंडारण जब चाहें बेचें। अब रेल चली है, ये जो रेल चली है सब्जी और फल लेकर है, इनकी डिमांड बढ़ गई ना। पहले एक चक्कर लगता था, अब 5 दिन शुरू हो गई। तो ये और फायदा हो रहा किसानों को, क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रही हैं। मेरे यहाँ यदि 20 रुपये है और दूसरी जगह 60-70 रुपये है, तो और वहाँ से माल जा रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ भी दाम बढ़ जाएंगे जब वहाँ जाएगा, और वहाँ कम होंगे। तो ये पूरा देश एक मार्केट, एक नेशन, ये जो ये लागू किया है, ये बहुत बड़ा कदम है। और ये केवल विरोध इसीलिए करे, देखिए इनकी फितरत विरोध करने की है। इनका पिछले 10 साल का यूपीए का रिकॉर्ड देखिएगा। इन्होंने कृषि पे दिया 1,21,082 करोड़ रुपया, कांग्रेस ने 5 साल में दिया। और भारतीय जनता पार्टी के आखिरी पिछले 1 साल का 1,51,518 करोड़ है। 1 साल में कृषि पर मोदी जी की सरकार ने उनके 5 साल से अधिक दिया है। वो किसानों के हितैषी होंगे? नाटक कर रहे हैं। किसानों को बर्बाद करने का काम, उनको सबसे सम्मानित पेशा था, मजदूर से निचले स्तर पर लाने का काम तो कांग्रेस के 60 साल ने किया है। जो किसानों की हालत खराब हुई है उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। सर, ये जो अगर चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल होगा तो क्या किसानों को इससे परेशानी नहीं होगी? अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कैसे किया जाएगा? पूरा का पूरा स्पष्ट प्रावधान है, 100% किसान के पक्ष में है। जो इसमें कानून बना है सब किसान के पक्ष में है। किसान का प्रतिनिधि, यदि कोई विवाद होता है, किसान का एक नॉमिनेटेड आदमी, एक होगा उनका नॉमिनेटेड और एक होगा सरकार का नॉमिनेटेड, तीनों बैठ कर 30 दिन में उन्हें तय करना ही होगा हर हालत में। ठीक, उसके खिलाफ कोई आगे जाता अपील में, तो अगली अपील में भी कलेक्टर के यहाँ 30 दिन में ही निपटारा हो जाएगा। और फिर मैंने बताया, किसान यदि गलत भी साबित होता है उस पर कोई दंड नहीं है, केवल उसको जो एडवांस लिया है उसने वही वापस करना होगा, ब्याज भी नहीं देना होगा। सर, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि इस बिल में किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या उसमें कितनी सच्चाई है? एमएसपी का मैं ये पूछना चाहता हूँ, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, इन्होंने कौन से बिल में लिखा था कि एमएसपी का कानून में कौन से में लिखा हुआ है? एमएसपी घोषित होती है, सरकार के ऑर्डर से होती है, किसी कानून में आपसे पहले भी लिखा हुआ नहीं है कि एमएसपी। ये एमएसपी कहाँ लिखा कि एमएसपी का रेट नहीं देंगे, एमएसपी घोषित नहीं करेंगे? अब कर दी। और जब एक पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई मंत्री बयान दे या देश के माननीय प्रधानमंत्री बयान दें, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता सबूत। यदि अदालत पार्लियामेंट के अंदर कोई बयान दे रहा तो अवमानना हो जाएगी यदि वो नहीं माना जाएगा। तो एमएसपी रहेगी, बार बार कह रहे हैं, एमएसपी कोई दिक्कत नहीं है। और 1.5 गुनी हमने की है, इन्होंने नहीं करी थी एमएसपी। तो ये केवल गुमराह करने की कोशिश है। ये किसानों के हित में है और किसान इससे समृद्धशाली होगा, राष्ट्र समृद्धशाली होगा और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा।
सर जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा किसानों के बीच और बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच, पर इससे क्या अधिक से अधिक फसल पैदा करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि पेस्टिसाइड का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर हम इससे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको नुकसान पहुंचने का भी एक डर बना रहेगा। इसको आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि कम से कम पेस्टिसाइड हो, और इसके क्या क्या मानक तय करेंगे? कि अपनी सरकार का एक प्रतिबद्धता है। माननीय मोदी जी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हर साल नीमकोट यूरिया भी इसलिए लाए हैं। पेस्टिसाइड्स का जहाँ तक सवाल है, आपको आश्चर्य होगा यदि मैं कहूँ कि जब जाने वाले थे कांग्रेस की सरकार यूपीए 13 में, एक ऐसा पेस्टिसाइड ग्लाइकोसाइड नाम का पेस्टिसाइड है जो दुनिया ने बंद कर दिया था, बड़ी पेनल्टी लगी थी, मोनसेंटो कंपनी बनाती थी उसको। जब बाहर से कोई भी पेस्टिसाइड आता था विदेशों से तो उसका टेक्निकल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था ताकि ये पता लगे इसमें क्या क्या रेजिड्यूज कितना जहर है। इन्होंने जाते जाते उसकी अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी। उसकी अनिवार्यता ख़त्म करने से उन्होंने वहाँ की कंपनी ने इसे, क्योंकि अमेरिका ने बंद कर दिया, जर्मनी को बेच दिया बायर के नाम से, उसके द्वारा यहाँ आने लगा। क्योंकि यहाँ का रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता इन्होंने ख़त्म कर दी थी, टेक्निकल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ जहर फैलने लगा। बड़े पैमाने पर वियतनाम में वो किसानों की मौत हुई, घटनाएं हुई, और क्योंकि किसान ये समझ के ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, कीड़ा नहीं लगेगा, तो उसे यूज़ करने लगा। फिर यह हमारी सरकार ने आके बंद कराया। पिछले साल मैंने ये मुद्दा उठाया था माननीय मंत्री जी के सामने और हमारी सरकार ने उसको बंद कराया ग्लाइकोसेंड्राइड। उसका पेस्टिसाइड बिल भी आ रहा है, वो बिल पेश हो चुका है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपनी सरकार उसके लिए अलग से वो भी रख रही है बजट, ताकि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले। और लगातार हर साल किसान इसकी तरफ को बढ़ रहा है, किसानों को भी एजुकेट किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन लगातार जहरीली होती जा रही है और जितना ज़मीन जहरीली होती है उससे ज़्यादा नुकसान यहाँ के वातावरण को भी होता है और इसको भी होता है। इसलिए सरकार इसके लिए बहुत जागरूक है और इसके लिए अलग से बजट रखा है ताकि किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो इसमें किसानों से वो कच्चा माल खरीदेंगे और उसे मनमाने दामों पर पैक करके लोगों को बेचेंगे, तो क्या इससे उपभोक्ताओं का नुकसान नहीं होगा, या इसके जो उनकी एमआरपी है उसके कंट्रोल के लिए सरकार कोई बिल लाएगी, या फिर इस पर सरकार तय करेगी कि किस तरह से उसके दाम को कंट्रोल किया जाए? ये मैंने बताया, ये कंपनियों के अकेले के जिम्मे छोड़ा नहीं है। कंपनियों पे तो अंकुश हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनका पैन कार्ड भी होगा, उसके पे भारी 10 लाख तक के जुर्माने तक की, यदि उसका प्लेटफॉर्म कोई उल्लंघन करता है शर्तों का 10 लाख तक के जुर्माने तक का प्रावधान किया है। लेकिन साथ ही जो इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को कैसे एनकरेज किया जाए कि वो खुद व्यापार करें, तो जो एफपीओज बनेंगे उनको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, वो संगठन इस काम को करें, फिर सहकारी समितियां इस काम को करें। ये मुख्य उद्देश्य है। ज़्यादातर लोग इसमें लगे हैं, ऐसा नहीं है कंपनियों को रोक रहे हैं, कंपनी भी करें, लेकिन कंपनी जब फिर एक कंपटीशन होगा ना, जो किसानों का संगठन है वो तो उस को रेट बढ़ाएगा नहीं, कंपनी बढ़ा देगी तो क्यों लेगा कोई कंपनी का। और ये सबसे बड़ी बात ये है, जो गाँवों से पलायन हो रहा था शहरों की तरफ, ये रुकेगा। वहीं उद्योग होंगे, वहीं प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, वहीं मंडी होगी, वहीं आपकी भंडारण की व्यवस्था होगी और वहीं से फिर सीधा मार्केटिंग होगा। जब प्लेटफॉर्म की स्थापना होगी तो ई ट्रेडिंग के द्वारा मार्केटिंग होगा। तो अकेला व्यापारी नहीं है, इसमें सहकारी समितियां हैं, एफपीओज हैं, किसान समिति। सर जो किसान और आढ़ती के बीच में संबंध है, क्या जब कॉर्पोरेट सेक्टर्स आएंगे क्या वो संबंध स्थापित हो पाएगा? जैसे उनकी ज़रूरतें, कभी उनको कर्ज लेने की ज़रूरत होती है, कभी बेटी की शादी करनी है, क्या ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी? श्वेता जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये कर्ज नहीं लेते थे। अटल जी की सरकार से आने से पहले ये देश के, मैंने बताया कि 54% ज़मीन ऐसी थी वहाँ के किसान बारिश पर निर्भर करते थे। बारिश होगी तो फसल की रोपाई होगी, नहीं होगी
रोपाई कर दी, बीज कर्ज लेके इनसे डाल दिया, आढ़तियों से, इनसे, फिर बारिश नहीं हुई तो बर्बाद हो गई, वो कर्ज भी वापस नहीं कर सके, तो उनकी ज़मीन चली जाती थी। अटल जी के आने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ, वो भी बीजेपी के एनडीए की सरकार ने किया। क्रेडिट कार्ड पे आपको 3 लाख तक का ऋण मिल जाता है, बहुत सस्ते ब्याज पे मिल जाता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इसमें नाबार्ड सारी मदद करेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है आढ़तियों के लिए। आढ़तियों का तो ये रोल ही ख़त्म कर दिया है। सर, मैं यहाँ पे आपको एक रोकना चाहूँगी कि नाबार्ड इससे पहले भी किसानों के लिए था, पर इसमें कैसे वो उनकी मदद करेगा? एफपीओ बनेंगे, एक आदमी की बहुत मुश्किल थी, छोटा आदमी कहाँ कहाँ फिरता, ये इनके द्वार जाएगा, संगठन जब बनेगा उसके तो द्वार जाएगा। अब किसान नहीं आएगा इनके द्वार किसी के, ये जाएंगे उनके द्वार। ये है सर, जिस तरह से कृषि बिल पर सांसदों का व्यवहार था, यानी विपक्ष ने जिस तरह व्यवहार किया, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या उनका व्यवहार उचित था? क्या प्रोटेस्ट करने का और कोई तरीका नहीं था? लोकतंत्र में विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना, आलोचना करना, ये अधिकार विपक्ष का है, लेकिन संविधान को ना मानना, संविधान का उल्लंघन करना, जो प्रिजाइड कर रहा है चेयर उसके आदेश का उल्लंघन करना, और हम यदि अल्पमत में हैं तो हम वोटिंग से भाग जाएं, वॉकआउट कर सकते थे, लेकिन तोड़फोड़ करें, हमला करने की कोशिश करें, गालियां दें, तो मैं तो एमएलए भी रहा हूं, मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं अब तक। ये बहुत दुखद घटना है जो भी, और वो भी उच्च सदन में जिसमें वरिष्ठ लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनमें ऐसा करना है तो ये दुखद घटना है बहुत। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कृषि बिल और उससे संबंधित सारे मुद्दों पे हमसे अपने विचार साझा किए और इसके बारे में जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद श्वेता जी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।